हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण विकास की, कि विलेज डेवलपमेंट क्या है और मिट्टी की जुताई करने वाले ही को भी उसके साथ जीने का अधिकार है। शेष श्रृंखलाओं के लोग उन पर आश्रित होते हैं। फिर हमने परिचय को पढ़ा कि ग्रामीण विकास, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखा ग्रामीण विकास क्या है, यानी कि आप किसको कहेंगे ग्रामीण विकास, या कौन कौन सी चीजें के अंतर्गत आप कहेंगे कि ये ग्रामीण विकास है। तो इन सारी चीजों को हमने इसमें शामिल करके देख लिया है, और इसका अर्थ, ग्रामीण क्षेत्र कृषि, गैर कार्य कृषि, इन सब के हिसाब से हमने एक एक करके देख लिया। ठीक है, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से गौर करने के बाद कृषि के तहत ग्राफ्टी चीजों को एक एक करके हमने आपका बहुत अच्छे से इन सबको देखा और एक एक करके हमने बात करी पूंजी, उर्वरक, इन सब पर। चलिए, ये देख लिया। और उसके बाद हम लोगों ने आपका इसी में बात की थी कि आपका किस तरह से कुचक्र है, कैसे लोग फंस जाते हैं, कैसे सरकार ने लोगों के लिए बैंकों का गठन किया है, जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं उनकी संरचना बनाई है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निर्धन बैंकों को आपका समझा है कि क्या है निर्धन बैंकें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्या है, इस नाबार्ड को हम लोगों ने आपका देखकर एक एक कर बात करी है। फिर उसके बाद हमने स्वयं सहायता समूह पर देखा कि क्या स्वयं सहायता समूह। क्लियर है? तो सबसे पहले आप एक बार ग्रामीण विकास को देखिए। देख लिया आपने? चलिए, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन को देखिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंकों को आपने देखा, किस प्रकार के बैंक हैं। चलिए, बात करते हैं ग्रामीण बैंक और एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। इनको हम देखते हैं कि ग्रामीण बैंक क्या है और इनका आलोचनात्मक मूल्य क्या है। बैंकिंग व्यवस्था को त्वरित प्रसार ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। कैसा रहा है? सकारात्मक। बैंकिंग व्यवस्था, त्वरित प्रसार, कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार में सकारात्मक प्रभाव रहा। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से ही किसानों को साख सेवाएं, सुविधाएं देने और उनके उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने, इनकी अनेक प्रकार के ऋण देने और इनकी सहायता की है। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है। हम खाद्य सुरक्षित उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार बहुत पर्याप्त माने जाते हैं। यानी आज के समय पे हमारे पास वो स्थिति है कि एक टाइम था जब हमने अकाल झेले हैं। अकाल था, भूखमरी थी, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, वो दौर हमने झेले हैं। लेकिन आज के समय में हमारे पास खाद्यान्न की जो आपका सुरक्षा की मंजिल है, हम उस पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास फूड सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत पर्याप्त भंडार माने जा रहे हैं। किंतु अभी तक हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं है। यानी कि हम फूड सिक्योर तो हैं, लेकिन हम क्या नहीं हैं, हम बैंकिंग जिस तरह से हमारा सेटलमेंट होना चाहिए, बैंकिंग की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार गवर्नमेंट उसको लेके चली है, वो हम डेवलप नहीं है। जबकि भुखमरी का बहुत पुराना दौर था, युग था। हम भुखमरी के मामले में हमने बहुत बड़ी बाप की पीड़ा झेली है, लेकिन हमने फूड सिक्योरिटी को हमने अपना बफर स्टॉक रखा है कि अगर 5 साल तक भी कुछ ना हो तब भी हम पूरा खाना खिला सकते हैं भारत को। इतना कुछ हमने रखा हुआ। क्लियर है? ये हमने ध्यान रखा। संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर, जो भी आपकी कमर्शियल बैंक है उनको छोड़कर, अन्य सभी औपचारिक साख, जमा एवं प्रवाह
की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई है। कह रहे जो आपका कमर्शियल बैंकें हैं, जो आपका व्यापार करती हैं, जैसे पीएनबी हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, अवध कमर्शियल बैंक हो गई, ऑपरेशन बैंक, कुछ ऐसी बैंक है, उनको छोड़कर कोई भी आपका किस तरह का फ्लो होना चाहिए जमा करने में, निकालने में, ये सब चीजें अभी तक मेंटेन नहीं कर पाई। ठीक, ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण देने पड़ती, और जो सही में ऋण चाहते हैं उनको ऋण मिले, और ना ही कोई आपका प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बनाई गई है। कैसी है? कोई भी आपका प्रभावपूर्ण ऋण व्यवस्था नहीं बनाई गई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाई है। कृषि जो ऋण है उनकी आपका वसूली जो है नहीं हो पाई। कृषि ऋण का भुगतान ना कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहा? किसान जो है ऋण का जो भुगतान करने में असफल क्यों हुआ है? आप देखते हैं कि किसान ऋण ले लेता है, बाद में उसको चुकाने में बड़ी मुश्किल है, और कितने सारे किसान आपकी मृत्यु हो जाती है, और वो हम सबको, आपका, हमको, हमारे सामने हमको देखना पड़ता है। स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने का इनकार करते हैं। इसका कारण यही है, क्या है कि लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो मना करते हैं कि मेरे पास जो है इस बड़े ऋण को अदा करने के लिए पैसा नहीं है? कारण नहीं है, क्यों बाप का मना करते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा उनके ना करने का। तो ये हमको देखना है कि क्या कारण है जो कि वो आपका मना करते हैं। इसलिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार एवं उन्नति में कमी आई है। कह रहे जो बैंकिंग क्षेत्र है उसका जो प्रसार है और जो उसकी उन्नति है उसमें कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल ही के वर्षों में सभी वयस्कों को जन धन योजना नामक योजना का एक भाग के रूप में बैंकिंग खाते खोलने को प्रोत्साहित किया गया। कैसा है? बैंकिंग खाते खोलने के लिए, ताकि हमारा जो है वित्तीय समावेशन बढ़े, लोगों तक खातों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, लोगों को बैंकिंग जो आपका बैंकिंग व्यवस्था है उसका लाभ मिल सके। सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो आपका बैंक में अगर आपका खाता है तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट आपके ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं, सीधा पैसा आपके खाते में आ सकता है। उन बैंक धारकों को 1 से 2 लाख रुपए की आकस्मिक बीमा कवरेज और आपका 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। कैसा है ओवरड्राफ्ट? मैं आपको समझाऊंगा ओवरड्राफ्ट क्या होता है। आकस्मिक बीमा बनाए गए, कितने रुपए का? 2 लाख। मान लीजिए आपने आपके अकाउंट में जनधन योजना का अकाउंट है और किसी वजह से कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको 1 से 2 लाख रुपए का आपको आकस्मिक अचानक बीमा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और इसमें क्या है, आपके खाते में पैसा नहीं है और आपका अकाउंट अगर जनधन का है तो पैसे ना होने पर भी आप 10,000 रुपए बैंक से निकाल सकते हैं। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओवर है, आपके खाते से पैसे ओवर निकल रहे हैं, इसलिए क्या है? ओवरड्राफ्ट। तो ये सुविधा दी गई है और ये अपने बैंक पेंशन, इसमें क्या होगा, इन खातों से वृद्धा पेंशन आएगी, सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान जो है वो खाते में आएंगे, संस्था कर सकते हैं, और न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई बात नहीं है। यानी कि पहले आपने देखा है कि खाते को चलाने के लिए एक न्यूनतम आपको बैलेंस रखना पड़ता है, और कह रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें 40 करोड़ से अधिक लोग बैंक खाते खुलवाए हैं और प्रत्यक्ष रूप से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत, अदा और वित्तीय संस्थाओं के कुशल आवंटन को बढ़ावा दिया गया है। बैंक इन खातों के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठा अधिक कर पाने में फंड कर सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा फंड ऐसा है जो आपका हुआ है। तो अब बैंक में खाते किस लिए जरूरी हैं, ये आपको यहां से कुछ पढ़कर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम
बैंकिंग में खाते क्यों खुलाने चाहिए, उसका लाभ बेनिफिट किस प्रकार। चलिए देख लिया, अब आगे बढ़िए। कृषि विपणन व्यवस्था कि कृषि में जो विपणन है उसकी जो व्यवस्था है उसको देखिए। कभी कभी आपने सोचा था कि कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल, सब्जी आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार नियमित रूप से हम तक आपका पहुंचते हैं। सोचिए कि किस प्रकार वो हम तक आपका पहुंचते हैं। इन्हें हम तक पहुंचने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन का यह प्रक्रिया जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह, भंडार, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, क्लासिफिकेशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण है। देश भर में क्या होता है, आपकी चीज उगी है, उनका आपका संग्रहण होगा, उनका प्रिजर्वेशन होगा, उनका प्रसंस्करण होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनकी पैकिंग होगी, उनका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक, और उनका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारे काम उसके अंतर्गत होते हैं, ठीक। और उनको देखा जाता है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं और किस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी, ठीक। और हमको देखने के लिए देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में हेरा फेरी तथा खाते में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है। जब किसान अपनी फसल को बेच रहा होता है तो वो तौल में हेरा फेरी होती है उसके साथ और खातों में गड़बड़ी होती है। प्राय किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता। किसान को यह भी नहीं पता कि मंडी में रेट क्या चल रहा है, ठीक। और उन्हें अपने माल बहुत कम दामों पर या कीमत पर बेचना पड़ता है और उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छे भंडार नहीं है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज हो, भंडार हो, तो आप क्या करोगे, अच्छी कीमत पर बेचोगे। अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादक भंडार सुविधाओं का अभाव है। मानी कि 10% से अधिक कृषि भंडार का अभाव है, यानी कि हमारे यहाँ फूड स्टोरेज कम है। इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रण करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो आपका खुद व्यापारी बन जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, इंटरफेरेंस आपका करना पड़ता है मार्केट में जाके कि किस प्रकार की चीजें हैं, कैसे कुछ है, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती है। क्लियर है। आइए हम कृषि विपणन में विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपाय का विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम, व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का निगमन करना पड़ता है। कैसा है, जो हमारी पारदर्शी है और व्यवस्था है और दशाओं का है, उनको बाजार का निगमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे। कैसा होगा, इससे बहुत दूर तक आपका कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग आपका लाभान्वित हुए। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित मंडियों का विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि हमको 27,000 गांवों में अनियमित यानी कि जो केवल सीजन के समय पर आए अनाज को खरीदें, ऐसा करने के लिए विकसित किया जाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी की वास्तविक क्षमता का लाभ उठा पाना संभव हो सके, ताकि हम ये सारी चीजों लाभ हैं जिन प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं उनको उठा सके। दूसरे महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडारों, गोदामों, शीतल गृह और प्रसंस्करण इलाकों के रूप में भौतिक आधार संरचना का प्रावधान किया जाना है। किंतु अभी भी वर्तमान आधिकारिक सुविधा
बढ़ती हैं और मांग को देखते हुए नियत पर्याप्त सिद्ध हुए, जिनसे सुधारने की आवश्यकता। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा सरकार के अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर सुलभ करना। गुजरात तथा देश के अन्य भागों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ संस्थानों में सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। इनके कारण सभी कृषकों को सहकारिता में आवश्यकता नहीं है, कर पाना ठीक नहीं। विपणन प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच सूत्रपात नहीं हो रहा है और अकुशल वित्तीय प्रबंधन चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है, जैसे कृषि क्षेत्रों के उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडारों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन के माध्यम से खाद्यान्न और चीनी का वितरण। इन संसाधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज पर उचित दाम दिलाना है। मेन क्या है कि भैया उचित दाम इनको मिल जाए, यही हमारी एफसीआई काम करती है। क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं चावल के सुरक्षित भंडार को रखती है। यही हमारा एक राशन प्रणाली है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम गेहूं चावल राशन खरीदते हैं। इन सबको आपका डिपेंड करती है। और इसमें होता क्या है, ये उचित दामों पर जो लोग गरीब हैं उनको सब्सिडी, सही का मतलब सब्सिडी कीमत पर वस्तुओं को क्या है, लोगों को उपलब्ध कराना पड़ता है। क्या कराती है? लोगों को उपलब्ध कराती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारा ऐसा गरीब तबका है जो इसमें आपका काम कर रहा है। विपणन प्रसंस्करण समितियां हैं जो इन सबको अपने सूत्रपात में बांधी। अब देखिए सरकार क्या करती है, सरकार ने अपनी मंडी लगाई हुई है। वो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, एमएसपी पर वो किसानों का जो है आपका गेहूं चावल दाल चना वगैरह ये सब खरीदती है, सरसों इत्यादि। उसको खरीद कर उचित मूल्य पर, यानी कि जितनी उसकी लागत है उस लागत को किसान को आपका वे करती है और बाजार निर्धारण के अनुसार उसको बेचकर किसान बेचता खरीद लेती है। उसको ये अपने बफर स्टॉक में भरते हैं और फिर वही बफर स्टॉक जो गरीब लोग हैं, जिनके जो लोग आपका ऐसे हैं कि जिन्हें खाना खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता, उनको पीडीएस के माध्यम से, जिसको हम राशन की दुकान गल्ले की दुकान के आम रूप में कहते हैं, वो वास्तव में क्या है, वो बच्चों वास्तव में आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन कार्ड के तहत जो हम चावल गेहूं चीनी दाल इत्यादि आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब इसी में से आपका जाती है। और ये हमको देखने के लिए मिलता है और लोगों को सब्सिडी रेट पर ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। क्या होती है? उपलब्ध कराई जाती है। और इनको आप अच्छे से देख। यद्यपि सरकार ने इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक मंडियों पर निजी व्यापारी साहूकार ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों बड़े परिवारों अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ। अगर आज भी कृषि मंडी देखोगे जहां पर मंडी लगती है, वहां पर ये सारे लोगों का इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार के मध्यस्थता रख रखाव जब तक आपका उत्पादन बड़े हिस्से पर है, निजी क्षेत्र पर उनका नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाओं और सहकारिता सकल कृषि उत्पादन में 10% अंश आदान करने में सफल हो पाते हैं। शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथ में ही है। सरकार के मध्यस्थता ने किसान विपणन व्यवस्था के अनेक रूपों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित, कुछ विद्वानों का कहना है कि किसान की आय बढ़ने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा है, बशर्ते हम सरकार की मध्यस्थता में ना हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कर रहे हैं लोग? बाप कृषि का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर को कमर्शियल वे में यूज कर रहे हैं।
तो उसमें क्या करें, गवर्नमेंट उसमें मध्यस्थता ना निभाए। अगर गवर्नमेंट मध्यस्थता नहीं निभाएगी तो वो किसानों को अपने नीतियों में हेर फेर करने आप करवाएंगे और उसी हेर फेर की वजह से इनको लाभ होगा। और सरकार क्या सोचती है कि किसान का प्रॉफिट हो, किसान का ही लाभ हो, किसान उस लाभ को सुनिश्चित कर सके भाई। इसीलिए सरकार क्या करती है, अपना सारी चीजों को अपने ध्यान में रखती है। लेकिन इन सब का क्या है कि अब हम आपका कृषि को आपका कमर्शियल यूज में यूज करेंगे तो जो फसल हम उगाना चाहते हैं वो ही उगाएंगे। मान लीजिए कोई कंपनी आती है लेस की, वो कहती है कि आप ये वाला चिप्स के लिए आलू उगाओ, आप ये करो, तो वैसा ही काम ये ने सबको आपका करना पड़ेगा। इसी को हम कमर्शियल एग्रीकल्चर देख लिया। चलिए, अब है वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम से दो प्रभाव, कि जो वैकल्पिक क्रय विक्रय हो रहा है उसके माध्यम का दुष्प्रभाव। अब यह बात अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपनी वस्तु बेच सके। समझिए, पहले क्या हो रहा था, ये कोई किसान है, ये अपनी फसल उगा रहा है, ये पहले कहां बेच रहा है, तो ये है मंडी। मंडी में इसको अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। फिर उसके बाद जो उत्पादक हैं उनके पास ये फसल आपका पहुंच रही है। अब ये क्या करते थे, इनसे 10 रुपए किलो आलू लिए, 10 रुपए कहाँ, बहुत सस्ता आलू लेते हैं, ऐसे मान लिए इनसे 5 लिए, 5 ने किसान को बेच दिया इनको 5 में, ये बेचते थे आपका 25 रुपए किलो। कितने का लाभ कमा रहे हैं, 20 का। और किसान कितने का कमा बेचा, 5 का। यानी कि उपजाया इन्होंने, मेहनत करी इन्होंने, और लाभ कौन कमा रहा था, ये जो आपके बीच में एलिगेटर फंसे हुए थे, जो आपके बिचौलिए थे। सरकार चाहती कि इन बिचौलियों को खता कम करके सीधा उपभोक्ता को सामान बेचा जाए। सरकार ये चाहती कि सीधा क्या हो, कि जो लोग खरीदने वाले हैं सीधा किसान उनको ही आपका सामान बेच सके। और सामान बेचने के लिए सरकार ई मंडी प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं, बहुत सारे जागरूक सुविधाएं, लोगों को समझाना, ये सारे काम कर रही है। यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना सामान उत्पादन सामान बेच दे तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे का खपड़सार मंडी, ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायचूर बाजार नामक फल सब्जी मंडी, तमिलनाडु की उजरावाड़ी मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे हैं कि वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम से कुछ उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक वितरण संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां अभी भी किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती का अनुबंध हो रहा है। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य लागतों को उपलब्ध कराती है, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती है। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था किसानों के विषयक अंश और जोखिम का निवारण करेगी, साथ ही इसमें कृषि पदार्थ के बाजारों का विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था के छोटे किसानों की आय में वृद्धि हो, क्या होगा, छोटे जो किसान हैं क्या जो उनकी आय में आपका वृद्धि होगी, इस प्रकार की चीजें। 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 3 कानून पारित किए। किसानों के कुछ ही वर्ग इन सुधारों में समर्थन करते हैं, वहीं बाकी किसान विरोध करते हैं। इन कृतियों पर अभी भी बहस चल रही है। इन कानूनों का वितरण इकट्ठा करने कक्षा के बाहर आप इनकी चर्चा और बहस कीजिए। कैसे कुछ हो रहा है, इस पर आपको कक्षा के बाहर जो है आपको चर्चा करनी चाहिए कि कौन कौन से 3 जो है कानून आए हैं। ठीक है, इन पर हम लोग आपका बात। तो सरकार क्या कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है कि मल्टीनेशनल जैसी चीजें बने, उनको कृषि उत्पाद में रख सके, माल को खरीदने के लिए सही कीमत मिले, पहले ही उनका पूर्व निर्धारण हो। तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि एलिगेटर को खत्म कर कर, जो बिचौलिए उनको खत्म कर कर सीधा आपका किसान अपना उपभोक्ता को सामान बेच सके।
चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।